अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आप सभी पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें और बरकतें नाज़िल हो और आप सभी की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। काफ़ी दिन हो गए थे बायोलॉजी के बारे में पढ़ना, मतलब बायोलॉजी का जो लाइफ प्रोसेस का जो टॉपिक है वो नहीं हो पा रहा था। मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उसके लिए रिक्वेस्ट भी आए हुए थे कि बनाने के लिए, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है ना, लॉकडाउन के बाद इंटरनेट के यूसेज इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वीडियोज़ अपलोड करने में जो है काफ़ी दिक्कतें होती रही हैं। जो वीडियो एक दिन में कंप्लीट हो सकता है उसको बनाने में 4 दिन लगता है। लोग ध्यान नहीं देते इस बात के ऊपर कि हाँ, कहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस टाइम पास कर रहे हैं। खैर, जो भी है, आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह है न्यूट्रिशन वन सेक्शन 1.2, लाइफ प्रोसेस का सेक्शन 1.2 न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है। और फाइनली जो है, चलिए हो गया ये वाला जो है, फाइनली ये टॉपिक शुरू हो गया। और इसके बाद इंशाल्लाह लगातार वीडियोस आएंगे बायोलॉजी के, और इंशाल्लाह 9th और 11th के भी वीडियोस आएंगे। थोड़ा सा बिजी था ये इंटरनेट के चक्कर में हो रहा था। इसके लिए मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा कि खुद घर के लोग ही बच्चों के दुश्मन बने और बच्चे खुद अपने दुश्मन बने पड़े हैं इस लॉकडाउन में। पढ़ाई उनकी ख़राब हो रही है और उनकी वजह वो खुद ही है। बाद में बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल जो है चलते अपने टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे जो है न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है। तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, आप लोग खुद बताएं। अब बिना देखे हुए पीछे आप लोग खुद बताएं कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, अगर आप बता सकते हैं तो। उम्मीद है कुछ लोग गए होंगे कमेंट सेक्शन में, उनको पता होगा। सिर्फ मुझे पता है, और वो कमेंट सेक्शन में जा करके अभी लिख रहे होंगे। ठीक है, तो ए सीरीज ऑफ प्रोसेस, मतलब देखिए, किताब में से पढ़ करके एक एक लाइन बताना ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सीधा सीधा बताता हूँ। वैसे प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस, ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस जो जरूरी है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में होता है, ठीक है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में लिविंग थिंग जो है वो अपने अंदर खाने को लेता है, उसका इस्तेमाल करता है। क्यों? ताकि वो ग्रोथ कर सके, मेंटेनेंस कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। और यही इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें बहुत तरह के मटेरियल्स आते हैं। इसमें जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल्स आ जाते हैं। ऑर्गेनिक में कौन कौन से आएंगे? ऑर्गेनिक में हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज है। ऑर्गेनिक में जो है फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है। जबकि इनऑर्गेनिक में वाटर और मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या है। अगर आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ऑर्गेनिक कहने का सीधा एक मतलब होता है कि जो लिविंग बींग से मिला हो, लिविंग थिंग से हासिल की जाती है। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हासिल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, चाहे फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कहें, या सिंपली अगर हम सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कौन सा होता है, वो भी आप भी बता सकते हैं। अगर पता है तो बताइए जाके कमेंट सेक्शन में। मुझे पता है सर, मैं बताऊंगा या बताऊंगी जो भी। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जवाब देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और इससे वीडियो बनाने की चाहत और बढ़ जाती है कि बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है आपका ग्लूकोज है। ठीक है, और ये कहाँ से हासिल होता है? हमको प्लांट से हासिल होता है, वो भी लिविंग थिंग है, ऑर्गेनिज्म है। तो हम कहते हैं कि ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फैट्स यानी चर्बी, जिसको हम अगर सिंपली अगर कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन क्या बोले, कॉमन का भी कॉमन लैंग्वेज, चर्बी पर अजीब लगता है सुनने में, लेकिन मुझे वो ये वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेसिकली फैट जो है ये कार्बोहाइड्रेट से ही जमा हो करके जो है ना, वो बाद में फैट के रूप में, मतलब एनर्जी जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा जो चीज़ें रहती हैं, फूड पार्टिकल्स, वो जमा होकर के जो है ना वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में बात करेंगे इस बारे में, पूरा टॉपिक ही आज का है। प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं। प्रोटीन कहाँ से हासिल होती है हमें? जैसे गोश्त वगैरह खाते हैं ना जानवरों के, तो वहाँ से हमको हासिल होती है प्रोटीन्स। और विटामिन जो हम लोग जानते हैं फल वगैरह से हासिल होती है। विटामिन के बारे में कुछ कन्फ्यूजन भी है, गलत फहमियाँ भी हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो और इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक कहने का मतलब है कि जो नॉन लिविंग बींग से हासिल, नॉन लिविंग थिंग से हासिल हुए, नॉन लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग से हासिल हुए,
सिंपल सी बात है कि हम अगर पानी के बारे में बात करते हैं तो पानी ज़मीन से हम लोग निकालते हैं, तो अर्थ को नॉन लिविंग मानते हैं हम लोग ऑलरेडी। उसके बाद मिनरल्स वगैरह जो है वो भी चट्टानों वगैरह से पत्थर, जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। केमिस्ट्री में इसके बारे में और भी डिफिनेशन काफ़ी डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो देखिए, अब जो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, मैं उसको थोड़ा सा जूम करके कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं। ये सबसे पहला पॉइंट इसमें है कार्बोहाइड्रेट वाला है, ठीक है। आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे यहाँ पे, मैं जानता हूँ दिक्कत होगी, इसीलिए मैं इसका पीडीएफ जो है हमेशा लिंक इसका जो पीडीएफ का लिंक जो होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं पूरी किताब को। मैं सिंपल से सारी चीजें इसमें जो भी चीजें लिखी हुई मैं बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें शुगर होता है और स्टार्च। अरे क्या यहाँ मतलब किताब वाले भी जो है मतलब इस तरह से लिखते हैं ना, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। ये शुगर एंड स्टार्च ये क्या, दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? सिंपल सेम चीज है। शुगर किसको कहते हैं यार? शुगर में जो फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, वो सब क्या है? सब तो स्टार्च ही है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ना किताब को अंधा बंद करके फॉलो ना करें। क्या बोलता है? कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड शुगर एंड स्टार्च। अरे शुगर भी वही है, स्टार्च भी वही है। हम कह सकते हैं कि सबसे सिंपल स्टार्च है वो ग्लूकोज, जो C6H12O6 जो फॉर्मूला होता है। और ये बात है, इसका सबसे मेन जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो क्या है? तो हमारे बॉडी में जो है, स्पेशली सेल के अंदर, देखिए मैंने हमेशा कहा ना कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना है, उसको जो भी चीजें देखनी है, उसके प्रोसेसेस देखने हैं, तो सेलुलर लेवल पे जाके देखना है। तो इसलिए यहाँ पे भी मेंशन किया गया इस बात को कि वो जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है और सेलुलर सेल के अंदर में सेल को, ताकि वो मेटाबॉलिज्म कैरी कर सके। मेटाबॉलिज्म मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों आता है। आपको पता ही होगा मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या, अगर पता है तो बताएं, मैं फिर बताऊंगा उस बारे में अगर नहीं पता है। कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज भी आ जाता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट कहने का एक और भी मतलब होता है कि जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसका कंपाउंड बना हुआ हो, तो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं सिंपली। या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपलसरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड कार्बन ये कंपलसरी है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से और भी पढ़ेंगे क्लास 11th में इंशाल्लाह। वहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो टॉपिक्स बांट दिए जाते हैं, तो ऑर्गेनिक वाले में पढ़ेंगे वहाँ पे। तो अभी फिलहाल इस बात को ज्यादा नहीं खींचते हैं, ठीक है। ये सेलुलोज के बारे में बात कर रहे हैं, और सेलुलोज कहाँ होता है? सेल वॉल में। देखिए सेलुलोज बनता कैसे है, ये एक चीज बहुत सोचने वाली है कि सेलुलोज के बारे में जो लोगों को बात इल्म होती है वो क्या होता है कि उनको पता होता है कि जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इसका तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हर किसी को पता होता है, लेकिन सेलुलोज के बारे में जहां बात आती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेलुलोज जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ज्यादातर लोग, क्या मुझे लगता है 100 में 100%, मुश्किल से एक दो बच्चे ऐसे होंगे जो बता सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब एक सवाल यहाँ पे पैदा हो जा रहा है कि क्लास 10th में सर हमसे फॉर्मूला पूछ रहे हैं इसका। कुछ भी नहीं है ये फॉर्मूला इसका। सिंपली एक काम करिए कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6 में से वाटर को निकाल दीजिए, पानी निकाल दीजिए, NH2O। बचता क्या है? क्या बचेगा बताइए? कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं तो बताइए आप। बचेगा यही C6H10O5। पानी निकाल दीजिए आप ग्लूकोज में से, वो बन जाता है सेलुलोज। सिंपल है। और आप जानते ही हैं कि ये जो सेलुलोज का जो फॉर्मेशन होता है, वो जो लिविंग सेल होते हैं वो जो डेड कर जाते हैं, उनके कंपोनेंट्स जो बच जाते हैं, वही जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देते हैं वहां पे किसी लिविंग सेल के चारों तरफ, ठीक है। और ग्लूकोज के बारे में फिर बात हो रही है यहाँ पे कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, क्योंकि और भी तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट में और भी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है। दो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिला देंगे अगर, तो वो बन जाएगा क्या? माल्टोज बन जाएगा। और भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलाने से अलग अलग जो है फ्रुक्टोज, सुक्रोज, पेंटोज, जो भी जितने भी हैं, बहुत सारा के बन जाते हैं, ठीक है। ये सब सिंपल है। और स्टार्च और एंड ग्लाइकोजन आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि बहुत सारे ग्लूकोज को अगर हम मिला देंगे तो वो स्टार्च बन जाएगा। और ग्लाइकोजन के बारे में क्यों बात हो रही है उसके बारे में बताता हूँ अभी मैं। देखिए प्लांट बॉडी में जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो प्रोडक्शन होता है,
ग्लूकोज का, वो धीरे धीरे करके जमा होकर के स्टार्च के फॉर्म में जमा हो जाता है। लेकिन यही चीज अगर हमारे बॉडी में अगर जमा हो, वही एनर्जी अगर हमारे बॉडी में जमा हो, ग्लूकोज लेते हैं हम, तो वो एक्चुअली स्टार्च के फॉर्म में न जमा होकर ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा जो है अगर ग्लाइकोजन हो जाता है, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो वही फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए फैट में क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सबसे ऊपर में जो है फैट्स वाला टॉपिक है। देखिए इसमें क्या है कि फैट्स में जो है, अब जो सबसे पहले लाइन इसमें है लिपिड्स के बारे में बात की जा रही है। एक्चुअली क्या है ना, लिपिड्स इंक्लूड नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स। मतलब कहने का ये है कि फैट जो अगर हम कहते हैं वो एक्चुअली बेसिकली आ जाते हैं लिपिड के बारे में। अगर लिपिड को मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इवन यहाँ की अगर मैं आपको अगर विकिपीडिया पर लेके जाऊँ, विकिपीडिया का पेज दिखाऊँ, फिर भी आपको लगेगा कि जैसे कि उतने से समझ में नहीं आया। सिंपली यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं आप कि लिपिड्स में जो है ना दो तरह की चीज़ें आ जाती है, एक लिक्विड और एक सॉलिड। सॉलिड अगर हम बात करेंगे ना तो वो फैट्स हो जाता है, और लिक्विड की अगर बात करेंगे तो हम लोग ऑयल्स हो जाता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे फैट जो है, चर्बी जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। और ये जो फैट है हमारे बॉडी में धीरे धीरे करके, फैट करने का क्या मतलब है यहाँ पे, यही जो ग्लाइकोजन जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में आता है ना, तो वो जो क्या होता है ना, वो जमा होने लगता है धीरे धीरे करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और फिर जाकर के बहुत ज्यादा जब जमा होता है तो वही फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इस फैट को अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम बोल सकते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ये वही टिश्यू है जिसकी वजह से जो स्किन होती है फीमेल की वो ज्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, नर्म होती है, और मेल का जो है वो आप जानते होंगे कि थोड़ा सख्त होता है बॉडी। तो उसकी वजह यही है कि जो फैट टू मसल्स रेशियो जो है, यानी फैट का और मसल का जो रेशियो है फीमेल बॉडी में और मेल में, दोनों में अलग अलग होता है। फीमेल में ज्यादा होता है और मेल में कम होता है। और एक पोर्शन जो मेल में है, वो मेल में है क्या कि गर्दन के नीचे वाले पोर्शन से, यानी यहाँ से लेकर के कमर तक के हिस्से में मेल में ये ज्यादा होता है, जबकि फीमेल में यही एडिपोज टिश्यू पूरे बॉडी में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है कमर से नीचे वाले हिस्से में। तो वो पोर्शन जो है और भी ज्यादा नरमी हो जाती है। मतलब ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, बेटर है कि आप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। और ये हमारे बॉडी में स्किन के नीचे जो है कहीं पर जम जाती है, यही कहने का मतलब है। और जिसके बॉडी में जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्मूथ होता है, मतलब नरमी जो है चेहरे पे ज्यादा हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ठंडी के दिन में जो है वो चेहरा जो है ना बिल्कुल मतलब थोड़ा सा फूल वूल जाता है, मतलब अच्छा लगता है, वाइट, और नमी आ जाती है। उसकी वजह यही है कि बॉडी से जो हीट लॉस ना हो, ज्यादा लॉस ना हो, इसी वजह से जो है ना वो जो फैट का लेयर है, एडिपोज टिश्यू का लेयर, वो ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी वजह से चेहरे की जो नरमी होती है या बाकी बॉडी की पोर्शन की वो बढ़ जाती है। और मसल्स टू फैट रेशियो चाहे मेल में हो फीमेल में हो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो इंसान पहले से नरम है, या कह सकते हैं कि फैट टू बॉडी मसल्स रेशियो पहले से ही ज़्यादा है फीमेल्स में, उसमें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू मेल अगर बात करें तो फीमेल्स को ठंडी कम लगेगी, क्योंकि पहले से ऑलरेडी ज़्यादा है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने सुना होगा पोलर बेयर के बारे में। पोलर बेयर में जो फैट का लेयर होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पोलर रीजन में रहता है, ठंड उसको ज़्यादा लगेगी, उसके बॉडी से ज़्यादा हीट अगर रिलीज हो जाएगी तो फिर तो वो बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। तो वहाँ पे जो है ऐसा होता है, ठीक है, कि उसकी बॉडी में जो है फैट टू मसल से रेशियो ज़्यादा होता है, फैट का रेशियो होता है, अच्छा खासा होता है, ताकि जो है बॉडी से हीट रिलीज ना हो। अब बात करते हैं कि ये जो है फैट जो होता है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स होता है एक तरह से। मतलब कहने का यहाँ पर ये पोटेंशियल की मतलब कुछ ज़रूरत पड़ी अगर बॉडी में, तो ये फैट जो है टूट करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और फैट जो है सेल मेम्ब्रेन के भी कंपोनेंट्स में भी आते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी ना जाना बेहतर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स है ये, कि अगर मान के चलिए किसी इंसान को खाना नहीं मिला 2-3 दिन तक, तो देखते हैं हम लोग क्या कि उसका बॉडी धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है, वो उसका वेट कम होने लगता है।
तो सबसे पहले जो है ना यही चीज़ें होती हैं कि हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं यानी ग्लाइकोजन जो है वो जो है उसको डिकम्पोज करके जो है इसको उसमें से जो है एनर्जी निकाली जाती है। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही होता है, इसी वजह से जमा होता है। अब बारी आती है प्रोटीन की। देखिए, प्रोटीन का सबसे मेन काम है फिजिकल स्ट्रक्चर को बनाना किसी भी ऑर्गेनिज्म को। और प्रोटीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। और प्रोटीन्स की एक और खासियत है, या खासियत ही बोल सकते हैं ये, कि ये कोलाइडल सस्पेंशन बनाता है, कभी भी ये पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता है। और भी क्या कह सकते हैं, ये इसकी वजह ये होती है प्रोटीन्स की कि वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। आमतौर पर देखिएगा कि प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं ना वो नहीं घुल पाते हैं पानी वगैरह में, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। प्रोटीन की एक खासियत और भी है कि जितने भी एंजाइम्स बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, और जितने भी हार्मोन्स बनते हैं वो सब प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, और जितने भी, अब ऐसे कह सकते हैं कि और जितने भी प्रोटीन्स बने होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हम प्रोटीन के बारे में और क्या कह सकते हैं। प्रोटीन के बारे में एक बात और कह सकते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब के सब प्रोटीन हैं, लेकिन जितने भी प्रोटीन है वो सब के सब एंजाइम नहीं है, क्योंकि प्रोटीन से एंजाइम भी बन सकता है और प्रोटीन से हार्मोन्स भी बन सकते हैं। और हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर जानते हैं, जो हमारा मसल्स होता है वो भी प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। इसीलिए यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की गई है। अब बारी आती है विटामिन के बारे में। विटामिन जो है ये भी जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, क्योंकि विटामिन भी जो हम लोग फल वगैरह से हासिल करते हैं। तो और ये इसकी ज़रूरत जो पड़ती है हमारे बॉडी में वो बहुत ही कम अमाउंट में पड़ती है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्लांट जो है वो तो प्रोटीन खुद ही बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स के डाइट में जो है ये भी जो है प्लांट के थ्रू ही मिलती है, एनिमल सिंथेसाइज नहीं कर सकता। लेकिन एक विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज, या क्या कह सकते हैं एक्टिवेट, ओवरऑल सिंथेसाइज भी कह सकते हैं, एक्टिवेट हो सकता है। देखिए चक्कर क्या है ना कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो है विटामिन जो है ह्यूमन बॉडी में जो है वो बन ही नहीं सकता, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब जानवर की बॉडी में। तो ये एक गलत फहमी है। अगर इन सिंपल से हम अपना ही एग्जांपल ले लें ह्यूमन बॉडी का ही, तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली विटामिन आप लोगों को दिख नहीं रहे होंगे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ऊपर में है आप देख रहे होंगे, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो विटामिन डी है एक, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि वो विटामिन डी जो है सनलाइट से मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, या आपको अगर ये पिक्चर में मैंने डाला होगा तो ये दिख रहा होगा आपको कि इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली जो है क्या होता है कि असल में हमारे स्किन के नीचे जो है वो विटामिन डी इनएक्टिवेट फॉर्म में अल्ट्रा वायलेट रे जो है उसको एक्टिवेट करता है। अब इसमें भी अल्ट्रा वायलेट रे बी का, यूवी बी का बोलते हैं। अब ये क्या है इसके बारे में ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, ऐसे भी वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रे उसको एक्टिवेट करते हैं। जहाँ तक मेरी स्टडी है इसके बारे में, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो लिवर में होता है, और एक्टिवेट जो होता है वो स्किन में होता है। स्किन के नीचे, चमड़े के नीचे जब सनलाइट पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए एक बात दिमाग में घुसा लीजिए कि विटामिन डी जो है वो सनलाइट से मिलता नहीं है। सनलाइट की जो एनर्जी अल्ट्रावायलेट रे जो है वो उसको एक्टिवेट करती है। देखिए वीडियो को मैं यहीं पे इंशाल्लाह ख़त्म करने वाला हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में इंशाल्लाह। इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, उसके बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, मैं इसको अभी ही बता देता हूँ। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जानते ही हैं कि खुद से अपना खाना बनाना जैसे प्लांट करते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो किसी और के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट हो, जैसे हम लोग खुद हैं प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, इनडायरेक्टली तो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है उसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। उसमें बात क्या होगी, एक्चुअली मैंने इसलिए इसको अलग अलग किया है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में टाइप्स भी हैं। फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है पहले वो जानेंगे, फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स, ये बहुत बड़े बड़े
टॉपिक्स के अंदर भी बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है। सेक्शन 1.2 है, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो एक साथ एक वीडियो में ये ठीक नहीं होगा। तो चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे फादर ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं हूँ शाह वज़ीर। मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहीम अल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन व खालिकुना व राज़िकुना व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। Allah is Ghafoor, Allah is Rahim.